सोचना क्या है, तनवीर ने हैरान होकर पूछा। देखो तनवीर, हो सकता है कि जिस पर तशद्दुद किया हो वो चीप बास न हो, कोई और हो, क्योंकि अगर चीप बास हो तो वो लाज़िमन वापस दानिश मंजिल पहुंचता। लेकिन जूलिया बता रही थी कि हर तरफ से निगरानी की जा रही है और अभी तक कोई नहीं आई। सारी बातें सोचने की और फिर आखिरी बात ये कि जिन लोगों ने स्कूटी में तशद्दुद किया है वो कौन है। सफदर ने कहा और तनवीर ने सर हिला दिया। हो थोड़ी देर बाद इनकी कार दानिश मंजिल के सामने पहुंच गई और वो दोनों ही नीचे उतर आए। इसलिए में एक साइड से जूलिया चिपती हुई इनके करीब पहुंच गया। वाकई चीप बास पर कोड़ों से तशद्दुद किया गया है। जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा, तशद्दुद तो बहरहाल है, अब ये मालूम नहीं कि वो कई चीप बास था या कोई और। सफदर ने जवाब दिया, मेरा ख्याल है कि हमें सदरी ममलिकत से बात करनी चाहिए। X2 का इस तरह गायब हो जाना खतरे से खाली नहीं है। तनवीर ने राय देते हुए कहा, नहीं, ये तजवीज़ बिल्कुल गलत है। इस तरह X2 के एतमाद को शदीद झटका पहुंचेगा। सफदर ने फौरन तनवीर की बात की तरदीद करते हुए कहा और जूलिया ने भी इसकी हिमायत कर दी। तो फिर अब क्या करना है? तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा, मेरा ख्याल है कि हमें खुद मुजरिमों का बोझ लगाने के लिए अपने तौर पर काम शुरू कर देना चाहिए। मुजरिमों के ग्रुप का नाम और इसके लीडर का नाम तो मालूम हो चुका है, कदर होलिया भी मालूम हो गया। अगर हम अपने तौर पर कोशिश करें तो इनके खिलाफ काम कर सकते हैं। सफदर ने कहा, ओह वेरी गुड, ठीक है, ये तजवीज़ बिल्कुल दुरुस्त है। जूलिया ने कहा और इस बार तनवीर ने भी इसकी हिमायत कर दी। तो फिर ऐसा है कि हम सब तुम्हारे प्लेट पर चलते हुआ बैठकर इस सिलसिले पर बाकायदा मनसूबाबंदी की जाए। सफदर ने कहा और जूलिया ने सर हिला दिया। ठीक है, फिर आप सब मेंबर्स को लेकर आ जाए, मैं और तनवीर वही पहुंच जाते। सफदर ने कहा और जूलिया ने सर हिलाती वापस मुड़ गई। तनवीर कार थोड़ी देर बाद जूलिया के प्लेट पर पहुंच गए और फिर जूलिया और बाकी साथी भी अलहदा कारों में पहुंच गए। कारों को उन्होंने इधर उधर अलहदा जगहों पर पार्क किया ताकि इतनी आसानी कारें इकट्ठी देखकर कोई मशकूक न हो और सब जूलिया के प्लेट में इकट्ठे हो गए। मेरे सामने इनके दो अड्डे मौजूद है, एक मेमोरियल रोड पर और दूसरा एक्सल कॉलोनी वाला। इनका कुछ यही से मिल सकता है। हमें इन दोनों अड्डों को मुसलसल निगरानी में रखना चाहिए। सफदर ने कहा, लेकिन ये जरूरी तो नहीं है कि वह वापस आए। मेरा ख्याल है कि हमें दानिश मंजिल की निगरानी करनी चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने चीप बास को अगवा किया तो लाजिमन वो दोबारा भी वही हमला करेंगे। इनके मिशन का ताल्लुक वाकई दानिश मंजिल से होगा। नौमान ने कहा, अगर इनका मिशन सिर्फ चीप बास को ख़त्म करना हो तो फिर ये काम तो वो वही दानिश मंजिल में भी कर सकते हैं। वो चीप बास को अगवा न करते, इसलिए मेरा ख्याल है कि वो चीप बास से कोई ख़ास राज हासिल करना चाहते थे। अब ये राज क्या हो सकता है इसका इल्म हमें नहीं है। कैप्टन शकील ने कहा, मेरा ख्याल है कि हमें मलबूत चेहरे वाले गैर मल्की की तलाश शुरू कर दी तो हमें लाजिमन कोई न कोई क्ले हासिल करेंगे। चौहान ने राय देते हुए कहा, मेरा ख्याल है कि हमें पहले इमरान का पता करना चाहिए। अगर वो होश में आ गए तो फिर इससे बात की जाए। इसका ज़हन ऐसी सूरत हाल का कोई न कोई हल निकाल लेता है। जूलिया ने कहा और जूलिया की बात सुनकर वो सब बुरी तरह चूम पड़े। ओह वाकई इस चक्कर में इमरान का ख्याल ही नहीं आया। ठहरो, डॉक्टर सिद्दीक मेरा ज़ाती दोस्त है, मैं इससे बात करता हूँ। सफदर ने कहा और इसने जल्दी से आगे बढ़कर रिसीवर उठाया और नंबर डायल करना शुरू कर दिए। यस यस अस्पताल। दूसरी तरफ से एक नुस्वानी आवाज़ सुनाई दी, डॉक्टर सिद्दीकी से बात कराए, मैं सफदर बोल रहा हूँ। सफदर ने बड़े बावकार लहजे में कहा, यस होल्ड ऑन करे। दूसरी तरफ से मुदबान लहजे में कहा गया। चंद लम्हों की खामोशी के बाद डॉक्टर सिद्दीकी की आवाज़ सुनाई दी, यस डॉक्टर सिद्दीकी बोल रहा हूँ। डॉक्टर सिद्दीकी के लहजे में भी खासा वक़ार था। मैं सफदर बोल रहा हूँ, इमरान साहब का क्या हाल है? सफदर ने कहा, ओह सफदर, तुम शुक्र है तुम इमरान का हाल पूछने का ख्याल तो आया। X2 तो जाहिर है बहुत बड़ा अफसर है, वो अगर न पूछे तो और बात है, लेकिन तुम इसके करीबी साथ हो। वैसे भी अब इसकी हालत खतरे से बाहर हो गया और होश में आ चुका है, लेकिन अभी इसे नहीं किसी की बातचीत हो सकती है और न अलामात न मुलाकात। डॉक्टर सिद्दीकी ने जवाब दिया। ओ खुदा का शुक्र है उसे होश आ गई, हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। वैसे डॉक्टर तुम्हारी बात भी दुरुस्त है, लेकिन अब क्या करें, हमारे प्राइज कुछ इस किस्म के है कि बाज़ औक़ात हमें सांस लेने की फुर्सत भी नहीं मिलती। क्या चीफ बास को मालूम है कि इमरान की हालत खतरे से बाहर है?
صفدر نے ہونٹ بیچتے ہوئے کہا تقریباً آدھے گھنٹے پہلے ان کا فون آیا تھا اور میں نے انہیں بتا دیا۔ ڈاکٹر صدیقی نے جواب دیا اور صفدر اس کے ساتھ سارے نمبرز ڈاکٹر صدیقی کی بات سن کر بری طرح چونک پڑے۔ آدھے گھنٹے پہلے کیا واقعی تم درست کہہ رہے ہو؟ صفدر نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہاں کیوں، تم اس قدر حیران کیوں ہو رہے ہو؟ دوسری طرف سے ڈاکٹر صدیقی نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ ارے نہیں، کوئی ایسی خاص بات نہیں، اچھا خوشخبری کا شکریہ، گڈ بائی، صفدر نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ ہمیں دانش منزل سے آتے زیادہ سے زیادہ 10 منٹ ہوئے ہوں گے، پھر آدھا گھنٹے پہلے X2 کا فون کیسے ڈاکٹر صدیقی کو مل گیا؟ جولیا نے حیران ہو کر کہا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں X2 کو فون کر کے دیکھنا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں ایگلز کالونی پر ریڈ کیے ابھی پون گھنٹہ نہیں گزرا۔ اس کا تو مطلب ہے کہ وہ چیف باس نہیں تھا، کوئی اور تھا۔ صفدر نے ہونٹ بینچتے ہوئے کہا لیکن آدھا گھنٹہ ہی ہوا گوا ہمیں دانش منزل میں داخل ہوئے، جولیا نے کہا، اور صفدر نے اس دوران X2 کے مخصوص نمبر گھما دیا اور دوسرے لمحے وہ بری طرح چونک پڑے کیونکہ دوسرے طرف گھنٹی کی آواز جا رہی تھی۔ X2 چند لمحوں بعد X2 کی مخصوص آواز نہ صرف ریسیور پر بلکہ فون کے ساتھ منسلک لاؤڈر کے ذریعے پورے کمرے میں گونج اٹھے اور ان سب کے چہرے یک لخت ہو گئے۔ صفدر بول رہا ہوں جناب، صفدر نے مدبانہ لہجے میں کہا۔ صفدر، تم ایگلز کالونی والی کوٹھی میں کیسے پہنچے تھے؟ تنویر کے ساتھ X2 نے نرم لہجے میں کہا۔ سر، ہم آپ کو تلاش کرتے ہوئے وہاں گئے تھے، اس سے پہلے ہم دانش منزل میں، صفدر نے کہنا شروع کر دیا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم دیوار باندھ کر دانش منزل میں داخل ہوئے تھے، لیکن میں نے ایک خاص وجہ سے دانش منزل کے تمام نظام کو مکمل طور پر جامد کیا ہوا تھا، مگر میں وہی موجود تھا۔ میں پوچھ رہا ہوں کہ تم ایگلز کالونی میں کیسے پہنچے، کیونکہ میرے آدمی نے مجھے رپورٹ دی ہے کہ وہ مجرم کو ہلاک کر کے وہاں سے نکل رہا تھا تو اس نے صفدر اور تنویر کی آواز سنی تھی، تم دونوں نے وہاں ریڈ کیا تھا۔ X2 نے تیز لہجے میں کہا۔ اوہ سر، تو وہ کوئی اور آدمی تھا؟ اوہ سر، شاید غلط فہمی ہو گئی سر، ہم میموریل روڈ والی کوٹھی کی نگرانی کر رہے تھے کہ ہم نے ہدایت دینے کے لیے آپ کو ٹیلی فون کیا، لیکن آپ کا ٹیلی فون ڈیڈ تھا اور یہ چونکہ ہمارے لیے بالکل نئی بات تھی اس لیے ہم گھبرا گئے اور پھر مس جولیا اور میں وہاں پہنچے اور ہم نے دیکھا کہ پاٹک اندر سے بند ہے اور آپریشن روم کھلا ہوا تھا، اس کی میز کی درازیں بھی کھلی ہوئی تھی، اس سے ہم یہی سمجھے کہ آپ کو اغوا کیا گیا ہے۔ وہاں سے مجھے کاغذ کا ایک پرزہ ملا جس پر رینبو کلب کا مخصوص نشان واٹر مارک کے طور پر موجود تھا۔ ٹیلی فون نمبر اور اسی کمرے کا نمبر تھا، چنانچہ میں اور جولیا نے وہاں فون کیا تو ہمیں اس کمرے میں پروفیسر شارٹن کا پتہ چلا جسے ایک لمبوترے چہرے والے غیر ملکی اپنے ہمراہ لے گیا تھا۔ اس پر ہم نے فیصلہ کیا کہ جولیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ دانش منزل کی نگرانی کریں گی کیونکہ ہو سکتا ہے کہ مجرم واپس آئے۔ میں ریمبو کلب چلے گیا، وہاں کمرے کی تلاشی سے معلوم ہوا کہ پروفیسر شارٹن کا تعلق نانگلینڈ کی اسپیشل ایجنسی کے گروپ ریڈ پینتھر سے ہے اور کسی براؤن نامی آدمی کے حکم کا پابند ہے کیا گیا ہے۔ اس دوران پروفیسر شارٹن وہاں آ گیا، تب مجھے معلوم ہوا کہ وہ ہپناٹائزم کا ماہر ہے۔ میں نے اس کی آنکھ کی طاقت سے بچتے ہوئے اس سے اگلوا لیا کہ وہ ایگلز کالونی کوٹھی نمبر 130 میں گیا تھا اور اسے براؤن نے گیا تھا اور اس نے بتایا تھا کہ وہ سیکرٹ سروس کا چیف قید ہے اور پروفیسر شارٹن نے اس سے ہپناٹائزم کے ذریعے معلوم حاصل کرنا ہے، لیکن پروفیسر شارٹن نے بتایا کہ اس ہپناٹائزم میں ناکامی ہوئی ہے کیونکہ اس آدمی نے اپنا ذہن بلینک کر کے کنٹرول کیا ہوا تھا۔ اس پر میں نے اس گولی پر ہلاک کر دیا تاکہ آئندہ وہ مجرم کے ساتھ نہ رہ سکے۔ اور پھر تنویر جو کہ میموریل روڈ والی کوٹھی پر موجود تھا اسے بلا کر ہم دونوں نے ایگلز کالونی والی کوٹھی پر ریڈ کیا۔ صفدر نے باقی تفصیل بھی جولیا کے فلیٹ تک پہنچنے تک بتا دی۔ بہرحال تم نے خاصا کام کیا اس لیے میں تمہیں معاف کر رہا ہوں، لیکن تم لوگوں نے مجھے اور سیکرٹ سروس کے ہیڈ کوارٹر کو اتنا بے بس کیوں سمجھ لیا تھا؟ کیا تمہارا خیال ہے کہ میں اس قدر نوالا ہوں کہ عام سے مجرم جب چاہے مجھے دانش منزل سے اغوا کر سکتے ہیں؟ X2 کا لہجہ بے حد سخت تھا۔ معافی چاہتا ہوں سر، دراصل مجھے اور جولیا کو صفدر نے بڑے شرمندہ لہجے میں وضاحت کرنے کی کوشش کی، لیکن ابھی اس کا فکر مکمل نہ ہوا تھا کہ X2 نے اس کی بات کاٹ دی۔ سنو صفدر، یہ بات اچھی طرح ذہن میں بٹا لو کہ میں جو کچھ کرتا ہوں ایک خاص وجہ سے کرتا ہوں۔ میں نے مجرموں کو ٹریپ کرنے کے لیے دانش منزل کو چارے کے طور پر استعمال کرنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن تم لوگوں سے دو حماقتیں ہوئی۔ ایک تو تم نے دانش منزل کی نگرانی شروع کر دی، دوسری تم نے وہاں ان کی کوٹھی پر ریڈ کیا۔ اس طرح سارا پلان فیل ہو گیا۔
और मेरे आदमी को मजबूरन वहाँ से निकालना पड़ा क्योंकि फायरिंग की आवाज़ सुनते वो इस आदमी के खात्मे पर तुल गए थे। चुनांचे स्पेशल सर्विस की इस आदमी को जो मेरी जगह काम कर रहा था कि हिदायत की कि वो तशद्दुद के बाद उन्हें दानिश मंजिल का पता बताता और इस तरह मुजरिम यहाँ आते और यहाँ मैंने निज़ाम जाम करके उन्हें ट्रैप करना था। अब वो सब ख़त्म हो गया और इस आदमी को मजबूरन इनका खात्मा करके वहाँ से पूरी तौर पर निकालना पड़ा। इसकी रिपोर्ट मिलते ही मैं समझ गया कि सब तुम्हारी हमाकत की वजह से हुआ है। एक्सटूल ने तफसील बताते हुए कहा और सफदर के साथ जूलिया और बाकी साथियों को यूँ महसूस हो रहा था कि जैसे वो दुनिया के अहमक तरीन इंसान हो। हम सख्त शर्मिंदा है सर, सफदर ने वाकई शर्मिंदा लहजे में कहा। हमें मैंने इसलिए मेमोरियल रोड वाली कोठी तक पाबंद किया था कि प्लान में कोई मुदाखलत न हो सके। अगर जनरल पून डेट था तो तुम्हारे पास खसूसी लाइन नंबर मौजूद था, तुमने इस पर मेरे साथ बात कर ली होती। X2 का लहजा बेहद तोख था। ओह सर, वाकई हमसे हमाकत हो गई, हमें इसका ख्याल ही नहीं आया। सफदर की हालत वाकई इंतहाई शर्मिंदगी से खराब हो रही थी। ठीक है, आइंदा मोहतात रहना, मेरे हुक्म की तामील लफ्ज़ बलफ्ज़ होनी चाहिए। X2 ने इंतहाई करख्त लहजे में कहा। बिल्कुल सर, ऐसा ही होगा। वैसे सर, वो आदमी कौन था जो इस कदर ताकतवर ज़हन का मालिक था? इसने प्रोफेसर शार्टन जैसे माहिर को भी शिकस्त दे दी थी। सफदर ने रिहा न जा सका तो आखिरकार इसने पूछ ही लिया। मैंने बताया कि वो स्पेशल सर्विस का आदमी था और चूंकि इससे पहले सर सुल्तान पर हिप्नोटाइज्म का अमल किया गया था, इसलिए मैंने इस आदमी को एक खसूसी दवा खिला दी थी जिससे हिप्नोटाइज्म के मुकाबले में न सिर्फ आसानी से ज़हन कंट्रोल किया जा सकता है बल्कि जिस्मानी तशद्दुद भी, जो इस पर अंदाज नहीं होता। X2 तफसील से जवाब दिया। ठीक है सर, अब हमारे लिए क्या हुक्म? सफदर ने मुतमईन लहजे में जवाब देते हुए कहा। तुम लोग शहर में सियाह रंग की ऐसी कार तलाश करने की कोशिश करो जिसकी दाएं तरफ एक बैकलाइट के नीचे एक स्टिकर चस्पा है जिस पर लिखा हुआ है I am URDU। ये मज़दा कार है और मॉडल इसी साल का है। X2 ने कहा। यस सर, सफदर ने जवाब दिया। पूरे शहर में फैल जाओ, आपस में टाइम दिए ट्रांसमीटर पर राबिता कायम रखना और जहाँ ये कार नजर आए इसकी पूरी निगरानी भी करनी है और मुझे स्पेशल फ्रीक्वेंसी पर इत्तला भी देनी है। X2 ने कहा और इसके साथ ही राबिता खत्म हो गया और सफदर ने एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। हम ख्वामखा भागते रहे, यहाँ तो मसला ही उलट है। सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। ये स्पेशल सर्विस कौन सा इदारा है और फिर चीफ बास को बाहर का आदमी अपनी जगह भेजने की क्या जरूरत है? जूलिया ने मुंह बनाते हुए कहा। वो बेहद गहरा आदमी हो सकता है कि मुजरिम किसी तौर पर हमें पहचान जाते, जैसा कि उन्होंने प्रोफेसर शार्टन की खिदमत हासिल की थी, इसलिए इस कतअन गैर मुतलक आदमी इस चक्कर में इस्तेमाल किया। और मिस जूलिया, सीक्रेट सर्विस बहुत वसी इदारा है, जैसा कि वो कई बार पहले केसेस में ऐसे लोग सामने आते रहे बाहर। अब इस कार को तलाश करने, इसलिए मेरा ख्याल है कि हम सारे शहर के इलाके आपस में बांट लें ताकि वक्त और कोशिश ज़ाया न हो, सफदर ने कहा और बाकी सब ने भी सर हिला दिए। दोस्तों, तो आज का किस्त यही तक काफ़ी है। अगला किस्त बहुत जल्द आप लोगों के लिए पेश किया जाएगा। शुक्रिया, वस्सलाम।